बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम कंपनी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पिछले साल आपने 2 बिजनेसों के मुतालिक पढ़ा था और जितनी भी अकाउंटिंग आपने की वो 2 बिजनेस के मुतालिक थी। कारोबार की अहम 3 अक़साम हैं, मेन काइंड्स ऑफ बिजनेस। नंबर 1 सोल ट्रेडरशिप बिजनेस, नंबर 2 पार्टनरशिप बिजनेस और नंबर 3 कंपनी बिजनेस। सोल ट्रेडरशिप वाहद मिल्कियती कारोबार होता है और पार्टनरशिप शराकती कारोबार होता है। यानी सोल ट्रेडरशिप में एक मालिक होता है पूरे कारोबार का, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग मालिक होते हैं, लेकिन ये तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 20 तक हो सकती है। कंपनी में ये तादाद ज़्यादा होती है। कंपनी बिजनेस जो है उस के लिए रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होती है, लेकिन दूसरे कारोबारों के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होती। तो ये 3 किस्म के कारोबार है। स्टूडेंट्स, you know business means the activities which are started to earn profit। तलबा, आप जानते हैं कि कारोबार से मुराद वो तमाम सरगर्मियां हैं, वो तमाम काम हैं जो मुनाफा कमाने के लिए किए जाते हैं। बट टू स्टार्ट दीज एक्टिविटीज फंड्स और मनी इज रिक्वायर्ड। इन कारोबारों को शुरू करने के लिए, इन सरगर्मियों को शुरू करने के लिए फंड्स की, पैसे की जरूरत होती है। विदाउट मनी या फंड नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड और रन। कोई भी कारोबार न शुरू किया जा सकता है, न चलाया जा सकता है। सो टू कलेक्ट और टू रिसीव दीज फंड्स एवरी बिजनेस हैज डिफरेंट सोर्सेज। हर कारोबार के मुख्तलिफ ज़राए होते हैं फंड को हासिल करने के। यूं समझ लें, मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। द सोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वाहद मिल्कियती कारोबार के कौन से ज़राए हैं? नंबर 1 सेल्फ कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर, मालिक अपने पॉकेट से जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है कारोबार को। नंबर 2 क्रेडिट फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, दोस्तों से या रिश्तेदारों से उधार या कर्ज लिया जा सकता है। बारो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों से या माली अदारों से कर्ज लेके ये कारोबार शुरू किया जा सकता है। इसी तरह पार्टनरशिप का बिजनेस है। द सोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के कौन से जरिए हैं? नंबर 1 कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, पार्टनर कारोबार को कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा। नंबर 2 क्रेडिट फ्रॉम अदर बिजनेसेस, दीगर कारोबारों से पैसा लिया जा सकता है, उधार लिया जा सकता है। बारो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों से कर्ज लिया जा सकता है या माली अदारों से कर्ज लिया जा सकता है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ 2 बिजनेसेस। नंबर 3 जो है, ये कारोबार कंपनी का बिजनेस होता है। ये एक एक्सटेंडेड बिजनेस होता है, वसी कारोबार होता है, छोटे लेवल पे नहीं, वसी पैमाने पे किया जाता है। ये दोनों कारोबार लिमिटेड पैमाने पे किए जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ कंपनी बिजनेस, कंपनी बिजनेस के जो जराए होते हैं, कहाँ से इनके पास पैसा आता है। द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग द फंड विद द कंपनी टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज आर द फॉलोइंग। कंपनी के पास बिजनेस सरगर्मियों को चलाने के लिए हस्बे ज़ैल तरीके से फंड कलेक्ट करने के जरिए हैं या हस्बे ज़ैल जरिए हैं। नंबर 1 इशुएंस ऑफ शेयर्स,
Number 2, issuance of debentures. Number 3, borrow loan from financial institutions. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन जो है वो लिया जा सकता है। तो इस तरह इनके भी 3 जरिए हैं। The best source of collecting the fund with the company is the issuance of share. इन तीनों जरिए में से कंपनी के पास कौन सा जरिया सबसे बेहतर हो सकता है? तो वो है issuance of shares. In other cases, which fund is collected is returnable after some time by the company to loan givers, but the fund collected through issuance of share remain with the company over a lifetime. दीगर जरिए से जो फंड कंपनी इकट्ठा करती है वो रिटर्नेबल होता है कुछ अरसा के बाद, वो लाइफ टाइम सरमाया नहीं होता, लाइफ टाइम पैसा नहीं होता, वो लोन गिवर को देना पड़ता है, खा वो डिबेंचर होल्डर से लिया गया हो या फाइनेंशियल अदारों से लिया गया हो या बैंकों से लिया गया हो, ये पैसा कुछ अरसा के बाद वापस करना पड़ता है। लेकिन जो शेयर से हासिल किया जाता है, शेयर इशू करके फरोख्त करके, वो कंपनी के पास लाइफ टाइम रहता है, यानी जब तक कंपनी मार्ज वजूद में है, इन एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट करती है, उस वक्त तक ये कंपनी के पास ये सरमाया मौजूद रहता है। स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट शेयर्स। तलबा, आज हम इस चैप्टर में, जो कि शुरू का चैप्टर है, इसमें शेयर के मुतालिक बात करेंगे कि ये जो सरमाया कंपनी शेयर से इकट्ठा करती है, ये शेयर होते क्या हैं और कैसे इनको इशू किया जाता है, फरोख्त किया जाता है। व्हाट आर द शेयर्स? इन सिंपल टर्म्स, आसान इस्तिलाह में, ए शेयर इज ए परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। कंपनी के अंदर ओनरशिप की एक परसेंटेज होती है, एक हिस्सा होता है। और ए फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल एसेट जो है एक होता है। इन्वेस्टर हु होल्ड शेयर ऑफ एनी कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर। और वो लोग जो बिजनेस के अंदर, कंपनी के बिजनेस के अंदर सरमाया लगाते हैं, उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, the total capital with which the company registered is divided into small unit. दूसरे अल्फाज में, जो टोटल सरमाया होता है कंपनी का, वो छोटे हिस्सों में, छोटे यूनिटों में तकसीम कर दिया जाता है। दी स्मॉल यूनिट और पार्ट्स आर कॉल्ड द शेयर ऑफ द कंपनी। और ये छोटे हिस्से या यूनिट जो है वो कंपनी के हिस्से कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल हम सपोज कर लेते हैं 1 करोड़ है, और इसको तकसीम कर दिया गया है 1 लाख। 1 लाख इसके पार्ट बना दिए गए हैं, इसके छोटे यूनिट बना दिए गए हैं। तो इस तरह ये जो 1 लाख यूनिट बनाए गए हैं, पार्ट बनाए गए हैं, इस 1 करोड़ के, उसको हम उनको हम जो है शेयर कहते हैं, उनको शेयर कहेंगे। और इन शेयर पे अगर टोटल सरमाया ऊपर आके तकसीम कर दिया जाए, जैसे कि मैंने ये तकसीम का साइन लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर आती है वो 100 है। और 100 जो है ये इसकी कीमत है शेयर की, एक शेयर की कीमत 1 शेयर प्राइस है, ईच शेयर प्राइस है। इन दिस एग्जाम्पल, the total registered capital of 1 crore and small part 1 lakh. इस एग्जाम्पल में जो है 1 करोड़ टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल है और 1 लाख जो है वो टोटल शेयर है। आफ्टर डिवाइडिंग द रिजल्टिंग फिगर इज 100।
तकसीम करने के बाद जो रिजल्टिंग फिगर है वो हमारे पास 100 आ रही है। सो 1 लाख स्मॉल पार्ट्स आर शेयर। इस तरह 1 लाख जो छोटे हिस्से बनाए हैं उस रजिस्टर्ड कैपिटल के, उनको हम शेयर कहेंगे। एंड रिजल्टिंग फिगर 100 इज द प्राइस ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर। और जो 100 है, ये आंसर आया है, ये जो है रिजल्टिंग फिगर, इसको हम शेयर की कीमत या इसकी प्राइस कहेंगे। इट इज द पार वैल्यू, और इसको पार वैल्यू या पार प्राइस कहेंगे, या इसको रजिस्टर्ड प्राइस कहेंगे, या इसको एथोराइज्ड प्राइस भी ऑफ शेयर भी कहेंगे। नाउ वी कम टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर। अब हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं पहले क्लास के अंदर आप लोगों को कंपनी के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने मेरी क्लास अटेंड की थी उनको ये पता होगा, उनको ये इल्म होगा कि मैंने कंपनी के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा उनको इन्फॉर्म कर दिया था, कंपनी के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा उनको जो है बता दिया था। लेकिन फिर भी मैं ये बताऊं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक लेजिटिमेटेड अदारा है। लेजिटिमेटेड अदारा उसको कहते हैं जो कानूनी हैसियत से मारते वजूद में आता है, और इससे लीगल कानूनी हैसियत हासिल होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर और मेंबर्स। सो ये अपने नाम पे कारोबार कर सकती है, अपने नाम पे कंपनी जो है वो एसेट खरीद सकती है, लायबिलिटी की जिम्मेदारी ले सकती है। लेकिन दीगर दोनों कारोबार जो है उनके लिए ना तो रजिस्ट्रेशन की कंपल्शन होती है और ना ही उनका वजूद अपने हिस्सेदारों के बगैर होता है। यानी अगर वाहद मलकीती कारोबार है तो वो कारोबार में मौजूद है तो फिर कारोबार है, और अगर कारोबार से वो निकल जाता है तो कारोबार का वजूद भी खत्म होता है। और जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। यानी एग्रीमेंट 2 के दरमियान या 4 के दरमियान हुआ है तो एक निकल जाता है, या एक उसमें नया आ जाता है तो पहला एग्रीमेंट जो है टूट जाता है, तो पहली पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। नया एग्रीमेंट यानी उसकी बुनियाद एग्रीमेंट पे है, और एग्रीमेंट जब तक कायम रहता है उतनी देर तक है। और जब कोई एक उसमें से आता है, नया आता है या जाता है, तो पहला एग्रीमेंट जो है वो टूट जाता है। इसलिए वो जो है कारोबार भी लिक्विडेट हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन कंपनी के अंदर किसी शेयर होल्डर के आने या जाने से इसकी हैसियत पे कोई हर्फ नहीं आता, कंपनी का वजूद बरकरार रहता है। When any company comes into existence, जब एक कंपनी मार्ज वजूद में आती है, it uses the first source of collecting the fund। इसलिए जिस वक्त कंपनी मार्ज से वजूद में आती है तो इसने कारोबार करना होता है, और इसके पास 3 सोर्सेज ऑफ फंड कलेक्टिंग द फंड हैं। नंबर 1 इश्यूएंस ऑफ शेयर, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स। तो उनमें से सबसे पहले ये कंपनी जो है पहला सोर्स इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स कंसीडर किया जाता है और ये पैसा लाइफ टाइम कंपनी के पास मौजूद रहता है। इश्यूएंस ऑफ शेयर एंड देयर रिकॉर्डिंग इन कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हमारा जो असल टॉपिक है वो है कि जिस वक्त कंपनी शेयर जारी करती है, फरोख्त करती है डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीकों से, तो उस वक्त कंपनी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करती है, ये असल हमने यहाँ पे इस टॉपिक में या इस चैप्टर में सीखना है। पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर टू द पब्लिक। पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को, आवाम को शेयर जारी कर सकती है। टू प्रमोटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रमोटर को जारी कर सकती है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या अंडरराइटर को जारी कर सकती है। ये डिफरेंट जो है लोग हैं जिनको कंपनी जो है वो शेयर जारी करती है। व्हेन शेयर आर इशू टू द पब्लिक, और जिस वक्त पब्लिक को
शेयर जारी किए जाते हैं, देयर आर 2 ट्रांजैक्शन, तो फिर यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन होती हैं, सो 2 एंट्री विल बी पास्ड आर मेड, फिर 2 एंट्रियां पास होंगी या 2 एंट्रियां जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। When share are issued to promoter, director, to underwriter, there is 1 transaction, so 1 entry is passed. इस तरह जब डायरेक्टर, प्रमोटर, अंडरराइटर को ये शेयर जारी किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में सिर्फ 1 एंट्री पास होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन 1 है। मैं उसकी आगे तफसील भी बता रहा हूँ कि कौन सी 2 ट्रांजैक्शन हैं और कौन सी 1 ट्रांजैक्शन है जो उन शेयर जो है रिकॉर्ड करते वक्त की जाती है। तो यहाँ पे मैं एक बात और करता चलूं कि कंपनी जो है जिस वक्त ये अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उस वक्त उसको शेयर जो है वो फरोख्त करने होते हैं अवाम के अंदर, और अवाम से के अंदर फरोख्त करने से पहले उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी हासिल करना पड़ता है। उसके बाद जो है ये प्रोसेस, ये थ्योरेटिकली सवाल है, लेकिन यहाँ पे हमारा असल टॉपिक जो है वो ये है कि कंपनी की जो ट्रांजैक्शन है, जिस वक्त शेयर फरोख्त किए जाते हैं तो उनको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो मैंने बता दिया है कि कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर फरोख्त करती है या प्रमोटर को जारी कर सकती है, अंडरराइटर को जारी करती है, या फिर ये डायरेक्टर्स को जारी करती है। तो डायरेक्टर को जारी करते वक्त प्रमोटर, अंडरराइटर को सिर्फ 1 एंट्री होगी, और अगर पब्लिक को जारी किए जाते हैं तो 2 एंट्रियां होंगी। 2 एंट्रियां इसलिए होंगी कि 2 ट्रांजैक्शनें होती हैं। इसकी वजह, इसमें एक देखें ट्रांजैक्शनें 2 कौन सी होती हैं। नंबर 1 पब्लिक को जारी करते हुए, नंबर 1 कि जिस वक्त एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो ऐसी सूरत में पहले कंपनी शेयर रजिस्टर होने के बाद शेयर फरोख्त करते वक्त पब्लिक को जारी शेयर जब करती है तो पब्लिक से एप्लीकेशनें मांगती है, एप्लीकेशन के साथ पैसा भी आता है। यानी जिस शख्स ने भी कोई शेयर खरीदने हैं तो वो जितने शेयर खरीदने हैं उसकी मालियत के लिहाज से कंपनी को वो पैसे जमा करवाता है, और ये कंपनी के बैंक में पैसे जमा होते हैं। अब कंपनी ने शेयर कुछ जारी करने का ऐलान किया है तो एप्लीकेशनें जो है वो उस ऐलान से ज़्यादा भी आ सकती हैं, कम भी आ सकती हैं। अगर कंपनी शेयर जारी कर रही है 25,000 तो 25,000 से ओवर ज़्यादा आ गई हैं एप्लीकेशनें, 30,000 आए उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे, और अगर कम आई हैं तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे, और अगर पूरी आई हैं तो फिर ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, बल्कि ये दोनों टर्में इस्तेमाल नहीं होंगी। तो 2 ट्रांजैक्शनें जो हैं वो कौन सी बनती हैं जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि 2 ट्रांजैक्शनें होती हैं पब्लिक को शेयर जारी करते वक्त, और डायरेक्टर प्रमोटर को जारी करते वक्त 1 ट्रांजैक्शन होती है। पहली ट्रांजैक्शन एप्लीकेशनें वसूल करने की, आवाम से जो एप्लीकेशनें वसूल की जाती हैं, पैसा वसूल किया जाता है, पहली ट्रांजैक्शन बन जाती है। और जब ये एप्लीकेशनें आती हैं, पैसा आता है फौरी तौर पे उसी डेट को अगर शेयर जारी उनको हो जाए तो फिर तो 1 ही ट्रांजैक्शन बनती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनकी एप्लीकेशन की, उनके पैसे की छानबीन की जाती है, स्क्रूटनी की जाती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना जितना भी कंपनी ने वो टाइम लिया होता है, उसके बाद फाइनल किया जाता है कि किन को शेयर देने हैं किन को नहीं देने हैं। तो ऐसी सूरत में फिर ये दूसरी ट्रांजैक्शन दूसरे रोज या फिर कुछ दिनों बाद होती है, तो उस वक्त जब अलॉटमेंट होती है तो वो दूसरी ट्रांजैक्शन बन जाती है। अब इसमें मैंने मिसाल दी हुई है, अब देखें आप। ए बी कंपनी रजिस्टर्ड विद 1 लाख ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख शेयर्स, ये यहाँ पे मिसिंग होगी, शेयर्स
1 lakh shares of 100 each decided to issue 25,000 shares of 100 each to the public. Public applied for 25,000 shares. इस एग्जाम्पल में इस जो ट्रांजैक्शन है इसमें ये बताया गया है कि कंपनी 1 लाख शेयर से रजिस्टर्ड हुई है और इसमें एक शेयर की कीमत 100 रखी गई है और कंपनी ने डिसाइड किया है कि 25,000 शेयर जो है उनमें से 1 लाख में से 25,000 शेयर जो है वो पब्लिक को जारी किए जाए। अब पब्लिक अप्लाई कितने कर रही है, कितनी सब्सक्रिप्शन हो रही है, 25,000 की ही एप्लीकेशनें आ रही है। ज्यादा भी आ सकती थी, कम भी आ सकती, लेकिन ये लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पब्लिक अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर। तो आपके पास पैसा जो है 25,000 का आ रहा है, कंपनी के पास पैसा 25,000 शेयर का आएगा और एक शेयर की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैंक में कंपनी के पैसा कितना आ जाएगा, 2.5 लाख यानी 25 लाख, सॉरी 25 लाख आ जाएगा ये ज़रब देने से। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये पैसा कहाँ से आया है, ये शेयर एप्लीकेशन से, यानी एप्लीकेशनों से ये पैसा आया है। अगर आप यहाँ पे अलॉटमेंट उनको कर देते तो फिर यहाँ पे क्या लिखना था, शेयर कैपिटल, लेकिन अलॉटमेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एप्लीकेशन वसूल कर रहे हैं पैसे के साथ। तो बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद सेकंड टाइम पे किसी और डेट को आप 25,000 शेयर उनको जारी कर रहे हैं। 25,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच अलॉटेड टू द एप्लीकेंट एट पार वैल्यू पे, यानी 100 रुपए पे ही आपने, ये भी हो सकता था, ज्यादा कीमत पे भी बेचे जा सकते थे, कम कीमत पे भी बेचे जा सकते थे, तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम प्राइस या डिस्काउंट प्राइस, वो आगे आएगी। तो यहाँ पे 100 रुपए वाला शेयर 100 का ही बेचा गया है, 25,000 की एप्लीकेशनें आ गई हैं, 25,000 ही आपने इशू किए थे। तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जितनी रकम से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे उतनी ही रकम से आप उसको, उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उतनी ही रकम से आप उसको डेबिट करेंगे। इसमें कभी भी एक पैसे का भी फर्क नहीं आएगा। तो असल एंट्री जो बनती है वो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री बनती है। और अगर इसको हम जो है शेयर एप्लीकेशन से दरमियान से निकाल दें, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये आपस में खत्म हो जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी बिजनेस स्टार्ट करने की ही एंट्री बनती है। और सो ट्रेडरशिप में भी हम करते हैं कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, पार्टनरशिप में करते हैं कैश डेबिट, ए कैपिटल क्रेडिट, बी कैपिटल क्रेडिट, इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल, यानी 7 शेयर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एंट्री वही बनती है। लेकिन 2 ट्रांजेक्शन क्योंकि ये करना पड़े, एप्लीकेशन शेयर उसी वक्त इशू नहीं हुए, इसलिए ये 2 ट्रांजेक्शन बनी और ये आपकी एंट्री होगी। जिस वक्त डायरेक्टर, प्रमोटर या अंडर राइटर को हिस्से जारी किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक एंट्री होती है। एक एंट्री में पहले बता चुके हूँ क्यों होती है, कि ट्रांजैक्शन एक होती है और उनसे एप्लीकेशनें नहीं ली जाती। तो इसमें आप देखें 1,000 shares of 100 each issued to promoter or director or underwriter for cash। 1,000 जो है शेयर 100 each के 100 रुपए पे ही आपने डायरेक्टर या प्रमोटर, किसी का भी नाम आ सकता है, तो उनको जारी किए हैं। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी 100 को आप 1000 से ज़रब देंगे तो ये बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट उतनी ही रकम से। इसमें एप्लीकेशन वाली एंट्री नहीं आई। इसकी वजह क्या है कि वो उनके नाज़मीन होते हैं, कंपनी के कोई तश्कील दहिंदा है, कोई उसका एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो इसलिए उनसे एप्लीकेशनें वसूल नहीं की जाती। 2 ट्रांजैक्शनें नहीं हुई, एक ट्रांजैक्शन डायरेक्ट उनको शेयर जारी किए जा रहे हैं, डायरेक्ट फरोख्त किए जा रहे हैं, एक चीज आपके पास आ रही है, एक आप उनको दे रहे हैं। तो
ये एक एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तलबा, कंपनी के हिस्से की 3 कीमतें हो सकती हैं, इन 3 कीमतों में से किसी एक कीमत पर हिस्से जारी हो सकते हैं। ये 3 कीमतें हस्बे ज़ैल है। नंबर 1 एट पार प्राइस, एट प्रीमियम प्राइस, एट डिस्काउंट प्राइस। यानी 3 कीमतें हैं और 3 कीमतों में से किसी एक कीमत पर आप शेयर फरोख्त कर सकते हैं। एट ए टाइम 2 कीमतों पे या 3 कीमतों पे एक शेयर नहीं बिक सकता, यानी 5-6 शेयर तो बिक सकते हैं, एक पार पे बिक सकता है दूसरा, लेकिन एक शेयर एक कीमत पे ही बिकेगा। एंट्री देखें आप, प्रीमियम की सूरत में क्या होनी है और डिस्काउंट की सूरत में क्या होनी है। एंट्री व्हेन शेयर इशूड एट पार टू पब्लिक और डायरेक्टर हैज बीन पास्ड अबव, ये पहले पास हो चुकी हैं पार पे जिस वक्त पब्लिक को या डायरेक्टर को। अब हम करेंगे नो एंट्री एट 10% प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइस पे अगर ये एंट्री कैसे होनी, 1000 शेयर हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि 1000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू जो है 100 है और प्रीमियम जो है ये मुनाफा होता है, यानी 100 वाला शेयर आपका 10 रुपए एक्स्ट्रा पे बिक रहा है, तो ये 110 का बन जाएगा, तो 10 पे बिकेगा। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। आप 10 से 110 से ज़रब देके ये एंट्री करेंगे, ठीक है। 110 से ज़रब देके। तो इसके बाद आपकी दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो जब भी आपने एंट्री करनी है, शेयर कैपिटल को हमेशा पार वैल्यू से, तो आपके पास 1000 शेयर थे, 100 उसकी पार वैल्यू से 100 से ज़रब देके ये आपने 1 लाख रकम लिख दी। और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि ये मुनाफा होता है और मुनाफा हमेशा इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो प्रीमियम ऑन शेयर अकाउंट ये 10 को 1000 से ज़रब देके ये रकम आ जाएगी। तो ये दोनों एंट्रियां प्रीमियम पे होगी। अब हम आते हैं डिस्काउंट की तरफ। नो एंट्री एट 10% डिस्काउंट प्राइस। पब्लिक को जारी कर रहे हैं शेयर, लेकिन प्रीमियम पे भी कर रहे हैं, फिर डिस्काउंट पे। डिस्काउंट जो है ये लास्ट वाली कीमत होती है, यानी इसमें शेयर पार वैल्यू से, रजिस्टर्ड वैल्यू से कम कीमत पे बिकेगा। मिसाल के तौर पे ये 100 का शेयर है तो 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपए पे बिकेगा। तो 90 रुपए पे आप ज़रब देंगे जिस वक्त, तो ये आपकी 1000 को 90 से ज़रब देंगे तो ये 90,000 आ जाएगी रकम। बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट उतनी रकम से ही डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट ऑन शेयर जो है ये आ जाएगा 10,000 का और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख का। तो प्रीमियम जो है या डिस्काउंट जो है ये दूसरी एंट्री में आएगा, पहली एंट्री में आपने इसको नहीं करना। एक तो बात ये नोट करनी है। दूसरे नंबर पे ये है कि प्रीमियम में आपकी बैंक में रकम ज्यादा बनेगी और डिस्काउंट में कम बनेगी, क्योंकि लास्ट पे शेयर बिक रहे हैं और इधर मुनाफा पे बिक रहे हैं, तो लाजमी मुनाफा पे बैंक में रकम ज्यादा आएगी और लास्ट पे कम आएगी। तो इस तरह ये प्रीमियम वाली एंट्रियां होगी। नेक्स्ट टाइम जब पीरियड होगा तो फिर हम आपको सिखाएंगे कि सवाल को कैसे हल करना है। ये तो सिर्फ अभी इब्तदाई आपको एंट्रियां करना सिखाई हैं, इसके बाद सवाल लेके हम हल करेंगे। कुछ आगे और भी थोड़ा सा टॉपिक है, वो ये है कि जिस वक्त किसी एसेट के एवज शेयर को जारी किया जाता है तो फिर आपने एंट्री क्या करनी है, और इसके अलावा अगर आपने पूरा बिजनेस किसी का खरीदना है तो उसके एवज शेयर जारी किए जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या करनी है, और उसके बाद हमने बैलेंस शीट कैसे बनानी है कंपनी की, ये फाइनल टचेज होंगी और इसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे या नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। चलेंगे अब हम इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।